आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल राकेश सर मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पिछला जो वीडियो है प्रैक्टिस सेट 1, उसका लिंक आपको नीचे प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लें। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। आप में से अक्सर स्टूडेंट के ये क्वेश्चन रहते हैं कि सर हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें उसके हिसाब से मैथ करा दो। सर हम इस फलाने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें आप उसके हिसाब से तैयारी करवा दो। तो मैं आज आपको एक खास बात बताने वाला हूँ कि जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो आपका मैथमेटिक्स आता है वो आपका 10th लेवल तक का ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इसमें हम 10th लेवल का मैथ ही कवर करेंगे। अगर आप इन प्रैक्टिस सेट को ध्यान से देखते हैं तो आपको जितनी तरह के मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उतनी तरह की टाइप्स आपको आ जाएंगी और वही टाइप आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। फर्क कहां पड़ता है? जैसे जैसे एग्जाम के लेवल बढ़ते हैं उसी हिसाब से एग्जाम का जो टफ लेवल है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा मैथ वही 10th स्टैंडर्ड का ही रहता है। ठीक है, जैसे एसएससी का ग्रेजुएट लेवल आ गया तो उसमें थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो और हाई लेवल पे पूछ लेगा। वही एसएससी का अगर 10th लेवल आ गया तो वहां क्वेश्चन होगा तो वही 10th तक का, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा सा कम होगा। तो आप अपने दिमाग से पहले तो ये बात निकाल दें कि हम किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से मैथ करा दें। आजकल एक्चुअल में होता भी यही है, आप वही चीज़ खरीदते हो जिसके ऊपर वो टाइटल लिखा होता है। जैसे आप मान लो आपने HSSC पटवारी के फॉर्म भर दिए तो आप मार्केट में जाएंगे और कोई किताब आपको वहाँ पे मिल गई जिसके ऊपर लिखा है HSSC पटवारी, तो आप उस किताब को ले लेते हैं, जबकि उन किताबों से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन के लिए आपको चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैथ है तो मैथ की अलग से बुक पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश है तो इंग्लिश की अलग से पढ़नी पड़ेगी, हरियाणा जीके की अलग से पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री की अलग से। तो इस तरीके से आपको किताबें पढ़नी पड़ती हैं। इसके अलावा मैंने ये जो प्रैक्टिस सेट डिज़ाइन की है, अभी तो मैं इस पर एस्टेट लिख रहा था लेकिन आज मैंने वो भी हटा दिया। ठीक है, थंबनेल पे लिखा हुआ लेकिन यहाँ नहीं लिखा हुआ, मैंने यहाँ स्पेशली लिखा मैथ प्रैक्टिस सेट फॉर ऑल एग्जाम्स। मैथ आपका यही आएगा, इनसे आपको टाइप सिखानी है मैंने कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है और आपने कैसे डील करना है, उसी से आप सीखेंगे। चाहे आपका एस्टेट है, चाहे सीटेट है, चाहे रेलवे है, चाहे आपका कोई और अदर एग्जाम है एसएससी से रिलेटेड, तो आप इनको इस प्रैक्टिस सेट से कर पाएंगे। काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैं कंसेप्ट भी साथ के साथ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते, आज की क्लास को शुरू करते हैं। कल की क्लास जो प्रैक्टिस सेट 1 था वो आपने देखा होगा जरूर। कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो, और अच्छा लगे तो यार लाइक कर दिया करो। थोड़ा सा ना मुझे भी एक एनकरेजमेंट मिलता रहेगा कि हाँ यार बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, और आपका सिलेक्शन ही हमारी सफलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो अब पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स इन ऑल आर डिविजिबल बाय 6। 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित होती हैं। तो अब इस क्वेश्चन को अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं तो पहले उसको समझो, फिर उसके बाद इसको करेंगे। मैं यहां पर गिनती लिख रहा हूं 1 से लेके 10 तक की। यहां पर मैंने गिनती लिख दी 10 तक की। ठीक है, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि 10 तक ऐसे कितने नंबर है जो 6 से पूरे कट जाएंगे। तो आप क्या जवाब दोगे? आप कहोगे सर जी 1 नंबर है। क्लियर है? तो अब इसको आप कैसे लिखेंगे? आपने क्या करना है, 10 को यानी कि लास्ट नंबर को उठाना है और इस 6 से डिवाइड कर देना है। तो ये 6 से काटूंगा तो 6 से ये कितने पे कटेगा? तो तुम कहोगे 6 एकम 6, 1 पे कटेगा ना। क्लियर है मैं क्या बात बोल रहा हूं? लास्ट नंबर को उठा के 6 से आप डिवाइड करोगे तो 6 एकम 6। मैंने कहा ये कितने पे कटा इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा भाई। ये बचे तो ठीक, ना बचे तो ठीक। तो यहां से अगर आप लास्ट नंबर को इससे डिवाइड करते हैं तो जितने पे ये चलेगा यानी कि कोशेंट जिसे हम भागफल बोलते हैं वो जो होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अगर आपसे कोई पूछता कि 1 से 10 तक ऐसे कितने नंबर है जो 6 से पूरे कटेंगे तो जवाब कितना होगा? 1 नंबर, यानी कि 1 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को फिर से थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। अगर मैं कहूं कि ये संख्या आगे तक होती 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब मैं अगर तुमसे क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से समझना इसको, ये कंसेप्ट है, सारे क्वेश्चन इसी से सोल्व हो जाएंगे, तो इसको ध्यान से सीख लो। अगर मैं तुमसे अब क्वेश्चन पूछूं कि भाई 20 तक कितने नंबर है जो 6 से कटेंगे, तो मैंने अभी क्या तरीका बताया कि लास्ट नंबर 20 को उठाना और 6 से भाग करके देखना। तो 6 से डिवाइड करूंगा तो कितने पे चलेगा? 3 पे चलेगा। तो 6 3 18। तो इसका मतलब 3 संख्या ऐसी हैं 20 तक जो
6 से कटेंगी। देख लो वेरीफाई करके, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो आंसर कितना मिला? 3 संख्या। यहां तक भी क्लियर हो गया। कितने पे जा रहा है क्वोशिएंट आपने लिखना है, भागफल लिखना है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसे कितना ही बड़ा आ जाए ना, कितना ही बड़ा आ जाए, बोला 1 से 500 तक ऐसे कितने नंबर जो 6 से कटेंगे, तो 500 को उठा के 6 से भाग दे के देख लेना कितने पे जाएगा, वही आंसर होगा। क्लियर है। अब यही क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ लाते हैं। ऐसा क्यों? जब भी हम लास्ट नंबर को डिवाइड कर रहे थे तो 1 से लेके वहां तक के सारे काउंट हो रहे थे जो 6 से कट रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन हमारा ऐसे आ जाता तो, अब क्वेश्चन पता है क्या हो गया? क्वेश्चन ये है कि 11 से 20 तक ऐसे कितने नंबर होंगे जो 6 से कटेंगे। तो तुम क्या करोगे? तुम तो ये कर दोगे ना कि 20 को उठाया, 6 से काट दिया। तो तुमने कहा 6 से इसको काटा तो कितने पे कटा? 3 पे कटा। जितने पे कटा वो लिख दिया और तुमने कहा कि 3 संख्या है। लेकिन एक बात देखो भाई, ये 3 संख्या 1 से लेके 20 तक की काउंट हो गई ना, 1 से 20 तक के काउंट हो गए 3 नंबर्स। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में अब की बार शुरू के 10 नंबर तो थे ही नहीं, ठीक है। तो अगर 10 नंबर नहीं थे तो इनमें भी तो 6 से कटने वाले नंबर आए होंगे, तो उसे हमें निकालना है। कैसे निकलेंगे? फिर से क्या करो, इस 10 को 6 से डिवाइड कर दो। तो तुमने कहा 6 एकम 6, 1 पे जा रहा है, तो इसका मतलब एक नंबर इसमें ऐसा होगा जो 6 से कटेगा। तो इस टोटल 3 में से इस 1 को घटा देंगे तो 2 नंबर जो होंगे वो हमारे होंगे 11 से 20 तक के, जो कटेंगे हमारे किससे? 6 से। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन 1 से स्टार्ट होके एंड वाले नंबर तक जाता है तो फिर तो आपने एक बार डिवाइड करना है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन बीच में से स्टार्ट हो जाता है तो आपने 2 बार डिवाइड करना है। तो अब इसको क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट था। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्या है। तो 3 अंकों की संख्या बताओ कहां से शुरू होगी? 100, 101, 102, 103, यही है ना 3 अंकों की संख्या। और कहां पे खत्म होंगी? 999 पे। तो उसने पूछा कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या जो 6 से कटती है। अब ये सारे नहीं बताने, वो बताने जो 6 से कटेंगे। तो तरीका क्या है? लास्ट नंबर को उठाओ, 6 से डिवाइड कर दो। तो तुम कहो 6 एकम 6 बचा 39, 6 चिके 36 बचा 39, 6 चिके 36। तो कितने पे कटेगा? 166 पे। क्या रिमाइंडर, क्या शेष बचेगा उसकी बात नहीं कर रहा। तो 166 नंबर तुमने कहा कि 999 तक ऐसे हैं जो 6 से कटेंगे। तो ये कहां से काउंट हुए? 1 से लेके 999 तक काउंट हो गए। मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें शुरू के 99 नंबर थे? क्वेश्चन में तो शुरू के 99 नंबर थे ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो 100 से स्टार्ट है। तो इनके अंदर भी तो 6 से कटने वाले नंबर आए होंगे, तो उन्हें क्या करना, हमें निकालना है। तो 99 तक 6 से कटने वाले कितने नंबर आएंगे? तो तुम कहोगे 6 एकम 6, 6 चिके 36। तो 16 नंबर ऐसे आए होंगे। तो 166 में से ये 16 नंबर माइनस कर देना, तो 150 नंबर ऐसे हैं जो 3 अंकों के भी होंगे, 3 डिजिट्स के भी होंगे और 6 से डिवाइड भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, ध्यान से देखना, उसके बाद फिर आप अप्लाई करना, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इतनी बातें थोड़ी सी एक्स्ट्रा बताई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर्स आर 40 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर हुज एरिया इज द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द 2 स्क्वायर्स इज। ये कह रहा है कि 2 वर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग। अच्छा देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट में थोड़ी सी गलती है, ये योग नहीं है, ये जो है ये यहाँ योग नहीं है, ये क्या दे रखा है, इनका अंतर। यहाँ पे अंतर है। देखो इंग्लिश में जो मैंने पढ़ा था यहाँ पे लिखा होता डिफरेंस, ये देखो डिफरेंस लिखा हुआ है, तो ये योग नहीं है, अंतर है। तो जो हिंदी में लिख रहे हैं स्टेटमेंट नोट कर रहे हैं तो यहाँ अंतर कर लें। तो वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो ये आपसे पूछ रहे हैं। तो देखो जब ऐसा मेंसुरेशन का क्वेश्चन आए ना तो इसको बना लो। वर्ग कैसा होता है? ये होता है वर्ग इस तरह का, स्क्वायर जिसकी सारी साइड क्या होती है, बराबर। तो उसने कहा कि 2 स्क्वायर हैं, 2 वर्ग हैं, उनके पेरीमीटर दे रखे हैं 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर। तो अब आपको बता दो, स्क्वायर की जो सारी साइड होती है ना वो बराबर होती है। क्लियर? ये सारी साइड क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो अगर ये पेरीमीटर की बात करूं, परिमाप क्या होता है, सारी साइड्स का सम होता है टोटल, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड। तो ये अगर 40 है तो तुम मुझे बताओ ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया,
ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? देखो 10, 20, 30, 40 सभी साइड का सम जो होता है उसी को पेरीमीटर यानी कि परिमाप बोलते हैं। फिर मुझे बताओ अगर ये 32 है तो 32 है तो फिर ये 8, ये 8, ये 8 और ये 8। समझ में आ रहा है? 32 हो गया ना? क्लियर है? यहां तक भी क्लियर हो गया। तो ये कह रहा है कि दो स्क्वायर हैं, इनका पेरीमीटर दे रखा था, तो इन वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो अब देखो एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया, वर्ग का एरिया क्षेत्रफल कैसे निकलता है, साइड इंटू साइड यानी कि भुजा इंटू में भुजा। ठीक है, साइड इंटू साइड, भुजा गुना भुजा कर दोगे तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। और सिंपल देखते हैं इसका एरिया कैसे निकलेगा, 10 इंटू 10 कितना बनेगा, 10 का स्क्वायर। इसका एरिया कितना बनेगा, 8 इंटू 8 यानी कि 8 का स्क्वायर। क्लियर है? तो वो कह रहा है एक तीसरा स्क्वायर और है, इसका पेरीमीटर आपसे पूछना चाह रहा है, परिमाप पूछना चाह रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि ये किसके बराबर है, दो वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर क्षेत्रफल, यानी कि इन दोनों का एरिया माइनस कर दूंगा तो इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ 10 का स्क्वायर कितना बनेगा, 100, 8 का स्क्वायर कितना बनेगा, 64, एरिया कितना बना, 36। इसका मतलब इसका एरिया कितना है, 36। तो एरिया 36 है। और एरिया कैसे आता है, इसकी साइड हमने मान ली ए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 36, तो ए की वैल्यू कितनी आई, 36 का रूट यानी कि 6। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चंस को पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, अपने आप आंसर आएगा। तो क्या कह रहा था, वो कह रहा था तीसरे वर्ग का परिमाप कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा। तो इसकी साइड 6 है, इसका मतलब ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 और ये भी 6। तो टोटल कितना हो गया बताओ, 6, 6, 6, 6, तो 6 चौके 24 जो है वो इसका पेरीमीटर आ गया। तो 24 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। बात समझ में आई भाई? तो इस तरीके से आपने करना था, ध्यान से समझना था। फॉर्मूले दो यहां पर आए, एक पेरीमीटर का आया और एक एरिया का आया। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती है, इसलिए साइड इंटू साइड इसको हम लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो, कह रहा है कि ए मैन परचेज्ड एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड बी सोल्ड इट टू सी एट अ लॉस ऑफ 10% एंड सी पेड ₹675 फॉर इट। फॉर हाउ मच मनी डिड ए परचेज इट इन रुपीज। ए ने एक सामान खरीदकर बी को 25% प्रॉफिट पे बेच दिया, बी ने सी को 10% लॉस पे बेच दिया। यदि सी ने 675 रुपए में खरीदा है तो ए के पास सामान कितने का था। तो अब आप देखो, ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को। तो सबसे पहले हम ए के लिए मान लेते हैं, ए के पास कितने का था, x रुपए का। ए के पास कितने का था, x रुपए का। अब ए ने क्या बेचा, बी को 25% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो तुम क्या करना, इसका 125% निकाल देना। ठीक है, 25% प्रॉफिट का मतलब क्या कि 100 की चीज पर 25 कमा के उसने बेच दिया। तो आप इस वैल्यू का जो भी इसका रेट था ये तो हमें निकाल देना, इसका 125% निकाल देना। क्लियर है, याद रहेगा। फिर ये किसके पास चला गया, बी के पास। ए ने बेच दिया बी को, फिर बी ने सी को 10% लॉस पे बेच दिया। अब बी ने किसको बेच दिया, सी को। किस पर, 10% लॉस पे। तो इस वैल्यू का 10% लॉस यानी कि 90% तुम निकाल देना। क्लियर है ये बात। अब ये इतने का बेच दिया तो किसके पास पहुंच गया, सी के पास। और सी को कितने का पड़ा है, 675 का। ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, 675 के बराबर है। क्लियर है, तो बस इसको आपने सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करोगे, आप यहां पर इसको देखो, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 0 से 0 उड़ा। यहां तक बात समझ में आ गई। 5 से ये 2 पे उड़ा, बस, और तो नहीं कुछ कट रहा। क्लियर है, इधर के मैंने काट दिए। तो ध्यान रखना, अगर बराबर बीच में आ जाए, सुनना ध्यान से इस बात को, कैलकुलेशन गलत मत करना। बराबर बीच में आ जाए तो इधर ऊपर वालों से ऊपर वाले कट सकते हैं, नीचे वालों से नीचे वाले कट सकते हैं। तो 9 से मैं इसको काट सकता हूं। कैसे, 9 से काटा, 9 सत्ते 63 और 9 पंजे 45, 75 पे कट गया। क्लियर। अब x की वैल्यू क्या आएगी, ये 4 और 2 कितना है, 8। 8 इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो यानी कि 75 × 8। ठीक है, कभी इससे फिर काट दो, काटना नहीं है, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, ऐसे क्रॉस में सोल्व होगा। तो इसको करेंगे 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56 और 4 60। तो 600 रुपए जो है वो किसको पड़ा था, ए को पड़ा था। तो इसका आंसर बनेगा 600 यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा होगा, हो सकता है वहां पे उसमें ना दिख रही हो। तो ये करना था आपने।
क्लियर है? ध्यान रखना, प्रॉफिट हो तो 100 में ऐड करके ऊपर लिखना है, लॉस हो तो 100 में से घटा के लिखना। क्लियर? एक तरीका और भी हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि ए के पास 900 रुपए की कोई चीज है, ठीक है, उसने बी को बेच दी 25% प्रॉफिट पे, सी को बेच दी 10% लॉस पे, तो सी को कितने की पड़ी होगी? तो फिर अब क्वेश्चन में क्या करते, यहां पे फिर 900 लिखना होता। ए के पास 900 के, इसने 25% में इसको बेच दी प्रॉफिट में और 10% लॉस में इसने इसको बेच दी, सी के पास कितने की? तो इसको सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे भी पूछा जा सकता था क्वेश्चन में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। हाँ जी, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years at 4% per annum is ₹102, the simple interest at the same rate of interest for 2 years would be। यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है और समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? तो देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है। आपको बता दूं, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या फर्क होता है। साधारण ब्याज पर एक सेम प्रिंसिपल पर ही आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि समान मूलधन पर ही आपको ब्याज मिलता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो इस बात को मैं थोड़ा सा लिख के बताता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसमें जो होता है ब्याज सक्सेसिवली इंक्रीज होता है। सक्सेसिवली इंक्रीज का मतलब क्या? इंक्रीज पर इंक्रीज, यानी कि वृद्धि पर वृद्धि, जिसको आप बोलते हैं क्रमागत वृद्धि। तो क्रमागत वृद्धि को लिखने का तरीका होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। शॉर्टकट बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को करने का एक नहीं कई तरीके हैं इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन मैं शॉर्टकट बता रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि इस दर से इतने साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो साधारण ब्याज कितना होगा, तो तुम सीधा सा इस फार्मूले को लगाना। 2 साल का क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है। तो कैसे करना है आपने, यहां पर ये जो x और y है ये कितना है, 2 वर्षों में 4% की दर है, तो इसका मतलब x भी आपने 4 लेना है और y भी आपने क्या लेना है, 4। तो अब x को 4 रखा, y को भी 4 रखा और यहां पे इंटू में प्लस में 4 × 4/100। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जो 4 और 4 है ये 8 रुपए, इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ये है साधारण ब्याज। ठीक है, देखो अगर 4% दर है तो 4% दर का मतलब क्या हो गया, रेट अगर 4% है तो ये मतलब हुआ कि अगर 100 रुपए मेरा प्रिंसिपल है, मूलधन है, तो मेरा 4 रुपए साधारण ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। क्लियर? मतलब क्या, मैंने 100 रुपए किसी से उधार ले लिए, अगर दर 4% है तो इसका मतलब 4 रुपए ब्याज देना पड़ेगा मुझे 1 साल में। तो 2 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा तुम मुझे बताओ, तो 4 × 2 8 रुपए मुझे ब्याज देना पड़ेगा। क्लियर है? तो 8 रुपए देखो ये लिखे हुए हैं। क्लियर? अब इसी बात में चक्रवृद्धि ब्याज करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है भाई, ये जो सारा है, ये सारा, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ये सारा कितना बनेगा, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, देखो 4 और 4 8, 4 चौके 16/100 करेंगे तो 0.16 आ जाएगा, तो 8.16 ये क्या आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बात यहां तक समझ में आई। तो देखो दोनों में फर्क क्या होता है, साधारण ब्याज तो 8 रुपए है लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 8.16 रुपए है। ये रूपों में बताया लेकिन एग्जैक्ट में ये परसेंटेज होता है। इसका मतलब 8% तो साधारण ब्याज है और 8.16% चक्रवृद्धि ब्याज है। तो उसने कहा चक्रवृद्धि ब्याज तो 102 रुपए है, तो मैं कहूंगा 8.16 की वैल्यू है 102 रुपए। तो उसने कहा साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज तो 8 रुपए बताया ना मैंने, तो 8 की वैल्यू क्या होगी, तो 102 बटे में 8.16 गुना में 8। इसका पॉइंट हटेगा तो भाई यहाँ पे 100 लगेगा, तो अब काट दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 102 पे कटेगा, ध्यान रखना, कभी कहो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 पे काट दो, गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से काटना। 102 से ये कटा तो आंसर कितना बना, 100 रुपए। तो 100 रुपए जो है वो साधारण ब्याज होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगी। क्लियर है यहां तक बात? तो इस तरीके से आपने करना है। हालांकि तरीके और भी हैं इसके लिए, लेकिन उसके लिए फिर और चलाना पड़ेगा। ये जो तरीका मैं बता रहा हूं ना, ये मुंह जुबानी इससे क्वेश्चन हो सकता है। लिखने में इतना ज्यादा इसलिए लगा क्योंकि मैं आपको एक्स्ट्रा बातें समझा रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कराएं अगर आ जाता है तो, और पूछ लेता है ये वाला क्वेश्चन कई बार। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, if the length and breadth of a rectangle are in the ratio 3:2 and its perimeter is 20 cm, then the area of the rectangle is, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले जो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, आयत यानी कि रेक्टेंगल, तो आयत बना लो, जो भी यहाँ पे फिगर दे रखी है उसको आपने बनाना है। फिर उसने कहा लंबाई चौड़ाई का रेशियो दे रखा है 3:2, तो रेशियो जो होता है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, तो इसको 3x ले लो, इसको 2x ले लो। फिर इसका परिमाप दे रहा है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको इसका पेरीमीटर क्या बताया था अभी अभी, कि पेरीमीटर होता है सारी साइड का सम। तो ये 3x है तो ये भी 3x हो जाएगी, ये 2x है तो फिर ये भी 2x होगी, और इन सारी साइड्स का टोटल जो होता है वो परिमाप होता है। तो बताओ 3 और 2 5 और 5 इधर, तो 10x जो है वो सारी साइड्स का टोटल है, जो कि क्वेश्चन में किसके बराबर दे रखा है, 20 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 2। क्लियर है, ठीक है। x की वैल्यू 2 आ गई, तो तुम मुझे बताओ अगर x 2 है तो इसका मतलब ये वाली साइड कितनी हो गई, 6, ये वाली साइड कितनी हो गई, 4। ठीक है, तो पूछ रहा था आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया पूछ रहा था। तो आयत का एरिया होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई यानी कि लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। तो 6 × 4 करेंगे तो आंसर कितना बनेगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो पढ़ते जाओ, लिखते जाओ। तो समझ में आ रहा है भाई तुम्हें, ये जो मैंने नई सीरीज स्टार्ट की है, क्या समझ में आ रही है आप लोगों को। क्लियर, कमेंट करके जरूर बताना मुझे। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना पहले मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। चलो, अ बोट टेक्स हाफ टाइम इन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द करंट इज। एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है, तो स्थिर जल में नौका और उस धारा की गति का अनुपात क्या होगा। इस चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं आपको। बेसिक क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक नाव है, तो नाव की जो स्पीड होती है उसे हम क्या मानते हैं, x km/h। ठीक है, नाव की स्पीड को मानते हैं x। फिर पानी की स्पीड को आप क्या मानते हैं, y km/h। ये क्या है, पानी की स्पीड। ठीक है, क्लियर। तो मैंने कहा नाव की स्पीड को x मानते हैं, पानी की स्पीड को y मानते हैं। अब मुझे बताओ पानी इधर बह रहा है और नाव भी इधर ही जा रही है, तो क्या होगा, जल्दी जल्दी जाएगी। तो अगर पानी की डायरेक्शन में नाव जाएगी तो दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, यानी कि x + y होगा पानी की डायरेक्शन में स्पीड। और अगर नाव को पानी की डायरेक्शन के अपोजिट आना पड़ जाए तो फिर स्पीड क्या होती है, माइनस। तो x - y होती है पानी के अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड। क्लियर है यहां तक की बात। तो इसे आपने याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहां पे थोड़ा सा पॉइंट और समझ लो। जो स्पीड होती है ना, वो टाइम के इनवर्स रिलेशन में होती है, यानी कि चाल जो होती है वो समय के उल्टे अनुपात में होती है। इस बात का मतलब क्या, कि जिस बस की स्पीड जितनी ज्यादा होगी वो कहीं जाने में समय उतना ही कम ले रही होगी। क्लियर है, स्पीड ज्यादा है बस की लेकिन टाइम उसने कम लिया। अगर बस की स्पीड स्लो है तो कहीं जाने में टाइम वो इतना ही ज्यादा लेगी, तो स्लो होगी तो टाइम ज्यादा लेगी, जायज सी बात है। तो यहां से मैं इस बात को सिंपल से समझा देता हूं कि अगर हमारे पास स्पीड दो ऑब्जेक्ट की है A और B 2:5 के अंदर, इसका मतलब A की स्पीड है 2, B की स्पीड है 5, तो इनके टाइम का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 5:2। इसको आपने पलट के लिख देना है, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो। तो अब देखो इसकी स्पीड स्लो है ना, इसकी स्पीड चाल कैसी है, स्लो, तो कहीं जाने में ये समय कितना लेगी, ज्यादा लेगी, टाइम क्या लेगी, ज्यादा। इसकी स्पीड ज्यादा है इसलिए ये जल्दी टाइम में उसको कवर कर देगी, तो इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अब इस क्वेश्चन को कर देंगे आप। कैसे करते हैं, इसको मैं मिटाता नहीं, यहीं लिखता हूं। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो। एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, जैसे मान लो मैं कह दूं कि ऐसे नदी बह रही है और तुम इसमें तैर रहे हो इसी डायरेक्शन में, तो तुम बड़ी तेजी से तैरते हुए चले जाओगे। मैंने कहा पानी ऐसे बह रहा है और तुम्हें ऐसे आना पड़ गया, तो तुम बड़ी स्लो स्पीड से आओगे। ठीक है, यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस, और ऐसे क्या हो जाएगी, स्पीड प्लस हो जाएगी। तो कह रहा है एक नाव है जो कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल यानी कि उल्टा जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। मुझे बताओ, एक तो प्रतिकूल जा रही है,
एक तो जा रही है इसमें प्रतिकूल और एक धारा की दिशा में, नीचे की ओर। नीचे की ओर का मतलब क्या होता है? धारा की दिशा में। आपको यह भी बता दूं, प्रतिकूल को बोलते हैं अपस्ट्रीम, धारा के विपरीत, और इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, पानी की दिशा में डाउनस्ट्रीम। तो उसने क्या कहा, कुछ दूरी को धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। इसका मतलब यह हो गया कि इधर 2 घंटे लगे तो इधर 1 घंटा लगेगा। अब किसी के मन में आएगा, सर आपने 2 और 1 ही क्यों लिए? अरे भाई तुम कुछ भी ले लो, इधर 10 घंटे ले लो, इधर 10 ले लो, इधर फिर 5 लेने पड़ेंगे, क्योंकि आधा समय तो जब भी होगा ना, इधर जल्दी जाया जाएगा भाई पानी की डायरेक्शन में, और इधर लेट जाया जाएगा, ठीक है, ज्यादा समय लगेगा। तो ये क्या है? इनका टाइम है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये 2 घंटे लग रहे हैं तो यहाँ 1 घंटा, 20 लगेंगे तो यहाँ 10 घंटे, 0 से 0 कट देगी, फिर से रेशियो में 2 1 आ जाएगा। तो उसने क्या कहा, स्थिर जल में नौका और उस धारा की गति का अनुपात क्या होगा? तो चाल का रेशियो पूछ रहा है। तो मुझे बताओ, यहां से टाइम आ गया तो स्पीड क्या होगी? स्पीड क्या होगी? मैंने कहा था इधर लिख देना, उल्टा कर देना। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा, टाइम से हमने स्पीड निकाल ली। अब आगे का खास पॉइंट देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, अगर नाव नीचे की ओर पानी की डायरेक्शन में जाएगी तो स्पीड कैसी होती है? x + y, और अगर ये उल्टी डायरेक्शन में आएगी तो स्पीड कैसी होती है? x - y। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो इससे अब आगे का पोर्शन चलेगा, तो इसको एक बार मिटा देता हूं, यहां लिखते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बार बताओ, x + y की वैल्यू कितनी आ रही है स्पीड की टर्म में? तुम कहोगे 2 आ रही है, और यहां से कितनी आ रही है? 1। तो तुम लिखो x + y स्पीड है कितनी? 2, और x - y स्पीड कितनी है? 1। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है? तो ये हमें क्या मिल गई? इस टाइम से हमें स्पीड मिल गई। लेकिन उसने तो पूछा क्या है? स्थिर जल में नौका और उस धारा की गति का अनुपात, यानी कि नाव की चाल तो मैंने x ली थी और पानी की चाल मैंने y ली थी, तो ये वो पूछना चाह रहा है। बात समझ में आ रही है यहां तक? अब आप मुझे बताओ, ये 2 इक्वेशन तुम्हारे पास आ गई, तुम्हें सोल्व करने के लिए बोलूं तो तुम कैसे करोगे? तुम कहोगे इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये कट गया, तो 2x बराबर है कितना आया? 3, और x कितना आया? 3/2। x की वैल्यू 3/2 आ गई। क्लियर है यहां तक बात? अब x की वैल्यू 3/2 आ गई, तो इसको यहां पे रख देते हैं, तो 3/2 + y बराबर है 2। x की वैल्यू को मैंने इसमें रख दिया, किसी में भी रख देना। यहां से y कितना आएगा? 2 - 3/2, ये उधर जाएगा माइनस, तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1/2। ये किसकी वैल्यू आ गई? y की। ठीक है, x भी मिल गया मुझे, y भी मिल गया। पूछ क्या रहा था? x रेशियो y पूछ रहा था, तो वैल्यू रख दो भाई। x की वैल्यू कितनी है? 3/2, और y की वैल्यू कितनी है? 1/2। और ध्यान रखना, रेशियो में क्या होता है? सेम लेवल पे कटते हैं। रेशियो में सेम लेवल पे कटते हैं, याद रखना। यानी कि सिर से सिर कट सकता था, पैर से पैर कट सकते थे, तो कटने के बाद क्या बचा? 3:1। तो ये इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है सभी को? फिर भी किसी को डाउट है तो मैं थोड़ा सा और बता देता हूं कि जब भी मैथ में ऐसी 2 इक्वेशन आ जाएं, कैसी? जैसी ये लिखी हुई दिख रही है तुम्हें, ऐसी 2 इक्वेशन आ जाएं, हालांकि x और y की वैल्यू बताई थी मैंने अभी। जब भी मैथ में ऐसी 2 इक्वेशन आ जाए ना, तो ध्यान से देखो, तुम x की वैल्यू को डायरेक्ट ही लिख सकते थे। कैसे लिखते? इन दोनों को ना तुम प्लस कर देना, तो 2 + 1 करोगे 3, और बटे में लिखना 2। ठीक है। y की वैल्यू कैसे लिखोगे? ध्यान से देखो, 2 में से 1 को माइनस करना और बटे में लिखना 2। क्लियर? 2 से डिवाइड करना है। ये डिटेल मेथड करके देखोगे तो यही सब आएगा। ठीक है। तो अब ध्यान रखना, जब भी ऐसी 2 इक्वेशन हो, एक प्लस की और एक माइनस की, ध्यान रखना यहाँ कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, कभी 3x + 2y ऐसे लिखा हो, तब नहीं करना ऐसा। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। y की वैल्यू कैसे मिलेगी? इन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड। तो आपके ये आ जाएंगे। फिर भी किसी को नहीं समझ में आया तो आपको मैंने इक्वेशन सोल्व करना दिखाया था, आप उससे सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ऐसे क्वेश्चन करना था। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन था ये। बच्चा पता लगा यहीं से स्पीड का रेशियो निकाल के बताया था, लेकिन स्पीड जो थी वो नाव की और धारा की स्पीड का रेशियो पूछा था। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 3:1। तो ध्यान रखना इसका। ऑप्शन नहीं दिख रहे तो मैं एक बार लिख देता हूं। पहला ऑप्शन था 2:1, दूसरा ऑप्शन था 4:3, तीसरा ऑप्शन था 1:2, और चौथा ऑप्शन था 3:1। तो ये वाला आंसर बनेगा। ठीक है, बच्चा पता लगा इसको ही लगाया या इसको लगाया, तो ये गलत होंगे। ठीक है, तो ध्यान से करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A and B together can do a piece of work in 10 days. A alone can do it in 30 days. The time in which B alone can do it is. A और B मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि A अकेला उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो B अकेला कितने दिन में करेगा। तो ध्यान रखना, जिससे भी काम करवाना है कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि कितना समय लगेगा, उसके लिए आपने क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर टाइम एंड वर्क के अंदर कुल काम को यानी कि टोटल काम को डिवाइड करना है आपने किससे, एक दिन के काम से। और एक दिन का काम किसका, जिससे करवाना है। क्लियर है। तो अब इसको आप कैसे करोगे, देखो ए और बी मिलकर कितने दिन ले रहे हैं, 10 दिन। ए अकेला कितने ले रहे हैं, 30 दिन। पूछ रहे बी अकेला कितने लेगा। तो इस चैप्टर के बेस क्या कहता है कि सबसे पहले आप कुल काम लेके आओ। कुल काम कैसे आएगा, देखो इन दोनों का आपने एलसीएम लेना है भाई। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 30। 10 और 30 का एलसीएम होगा 30। ठीक है। अब 30 जो है वो टोटल काम है। क्लियर है। अब इस 30 को 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 3। 30 को 30 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 1। ये क्या है आपका कुल काम यानी कि टोटल वर्क। ये क्या है, एक दिन का काम, 1 डे वर्क। क्लियर है। अब इस बात को सिंपल सा समझते हैं। मैंने कहा टोटल 30 रोटियां हैं, 30 रोटी हैं। अगर ए और बी खाए तो एक दिन में 3 रोटी खा जाते हैं इकट्ठे। अगर ए अकेला खाए तो एक दिन में कितनी खाएगा, 1 रोटी खाएगा। तो मैंने कहा कि अगर ये 30 की 30 रोटियां बी को खिलानी पड़ जाए तो कितना समय लगेगा। तो तुम कहोगे टोटल काम हो गया 30 बटे में 1 डे वर्क किसका, बी का। तो मुझे बताओ दोनों ने खाई थी 3 रोटी, ए ने खाई 1 रोटी, तो 2 रोटी कौन खा रहा है, वो बी खा रहा है। तो बी जो है वो एक दिन में 2 रोटी खा सकता है। तो 30 रोटी खाने में वो कितना दिन लेगा, 15 दिन लेगा। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 15 डेज। ठीक है। इसके ऑप्शन भी नहीं दिख रहे तो भाई 10, 12, 15 और 20 ये इसके ऑप्शन है, तो 15 दिन इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक है आपका जो टाइम एंड वर्क में अप्लाई होता है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं आज के लिए। अगली क्लास जल्दी ही आपको मिलेगी, एक दिन में हो सकता है 2 या 3 क्लास आपको मिल जाए। तो आप इन क्वेश्चंस को करते रहें। हर क्लास में हम 5, 7, 10 कुछ तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मैं इनका नाम रखता जाऊंगा, सेट 1, सेट 2, सेट 3 एंड इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। इनका जो प्लेलिस्ट का लिंक है जिसमें सारे इकट्ठे मिलेंगे वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।